आज हमारे साथ मौजूद हैं रिंकू चौधरी जी, एक अच्छे स्वास्थ्य कर्मी, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता हमारे बीच आज उपस्थित हैं, जिन्होंने नर्सिंग सेवा के क्षेत्र में अपनी मेहनत, समर्पण और नेतृत्व क्षमता से एक अलग पहचान बनाई है। रिंकू चौधरी जी वर्तमान में AMU JNMCH से नर्सिंग ऑफिसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं तथा AMU नर्सेस फेडरेशन के जनरल सिक्योरिटी भी हैं। जनरल सेक्रेटरी के रूप में नर्सों की सुरक्षा, समस्या एवं उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। मरीजों की सेवा के साथ साथ नर्सिंग समुदाय के बेहतर भविष्य के लिए और कल्याण के लिए उनका योगदान सराहनीय है। तो आइए स्वागत करते हैं उनके अनुभवों का, उनके विचारों का। बताइए रिंकू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार रिंकू जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपने नर्सिंग के क्षेत्र को ही अपने कैरियर के रूप में क्यों चुना? तो मैं नर्सिंग को अपने एक कहते हैं ना कैरियर प्रोग्रेशन के साथ साथ एक ज़रूरतमंदों की सेवा का एक बेहतर अवसर देता है, जिसके अंदर हम कहते हैं आज के टाइम में अपने माँ बाप की सेवा कोई नहीं कर पाता है। तो हम इस प्रोफेशन के साथ साथ ऐसा है कि हम उनके साथ पेशेंट के साथ इतने क्लोज होते हैं, इतनी सहानुभूति एम्पैथी होती है उनके साथ कि हम बिल्कुल इमोशनली उनके साथ अटैच हो जाते हैं। और जब वो सही होकर घर जाते हैं तो ब्लेसिंग देते हैं, तो उसके साथ साथ हम इतनी अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है कि हमने एक अच्छा प्रोफेशन चुना। जी, और मैं ये भी जानना चाहूँगी जैसे AMU JNMCH में आपकी क्या भूमिका है? तो JNMCH मैंने 2016 में ज्वाइन किया था एज ए नर्सिंग ऑफिसर। इससे पहले मैं और मेडिकल कॉलेज में भी काम करके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर 2016 में जब आए थे तो यहाँ पर बहुत यानी कि पेशेंट रेशियो बहुत कम था, वर्कलोड बहुत कम होता था उस टाइम 2016 के बाद। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है एक नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और साथ में ही हम बताना चाहूँगा कि 2016 के बाद यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2016 के बाद वैकेंसी नहीं आई है तो नंबर ऑफ पेशेंट के साथ साथ जो पेशेंट रेशियो इतना गड़बड़ा गया है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको दूर करने के लिए या कुछ सुधार हो इसके लिए हमने यहाँ पर एक एसोसिएशन का स्थापना की जो कि AMU नर्सेज एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है। तो मैं वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पर हूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कंडीशन को जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिले। AMU एक जाना माना नाम, ठीक है ना, अलीगढ़ की दिल की धड़कन कह सकते हैं उसे हम। तो उसमें आपको मतलब नर्सिस की संख्या के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, कितनी संख्या होगी, क्योंकि आप एक एक्चुअली नर्सिंग फेडरेशन के तहत ही कार्य कर रहे हैं। तो कितनी नर्सेज हैं अभी वहाँ? तो क्या कुछ कमी है? यस डेफिनेटली मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि AMU यहाँ की जानी मानी है, तो AMU जानी मानी है। अदर स्टेट के भी यहाँ पर हमारे पेशेंट आ रहे हैं। जैसे कि मैं अभी कार्डियक डिपार्टमेंट में हूँ, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर हमारे पास जो ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं तो वहाँ बिहार के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। इवन BHU वाराणसी में है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा एम्स कैटेगरी के अंदर वो उनको इंक्लूड किया है, तो वहाँ से भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। तो यस, तो डेफिनेटली AMU बहुत ही नामी, तो जैसे कि BHU से हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं तो नामी यूनिवर्सिटी है मेडिकल के क्षेत्र में, JNMCH का नाम है आसपास के एरियाज में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बताया मैंने आपको कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टाफ्स वहीं की वहीं हैं। और 2016 के बाद कितने स्टाफ यहाँ से रिटायरमेंट हो चुके हैं, क्योंकि हर साल रिटायरमेंट हो रहा है। और दूसरा कि जब हम 2016 में वैकेंसी आई थी, 216 पोस्टों की वैकेंसी हुई थी, तो समथिंग उसमें 30 से 40 लोग छोड़ के चले गए हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ स्टाफ बहुत कम हो रहा है, मैन पावर बहुत कम हो रही है। मतलब क्या रीजन है छोड़ने का एक काफी अच्छा जॉब मिलना इतना आसान तो नहीं है? यस मैम डेफिनेटली, बट ऐसा है कि कुछ यहाँ के इन्वायरमेंट को देखते हुए, कुछ यहाँ का जो हमें लग रहा है कि अपना कैरियर प्रोग्रेशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हमारा प्रमोशन नहीं हो पाता है प्रॉपरली। बहुत 2016 के बाद हम आए तो अभी हमारा प्रमोशन हो चुका होता बट नहीं हुआ। तो कुछ लोग इस चीज़ को लेके अपने जो नियर बाई सिटी है, होम टाउन है या कि एम्स हैं, हमारे राजस्थान में भी एम्स हैं, हर जगह एम्स खुल गए हैं अब, या ESIC मेडिकल कॉलेज हैं, रेलवे
के हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ जो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर वो छोड़ के चले गए, तो इससे स्टाफ कम होता जा रहा है। कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो अभी रिक्त हैं और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसी कौन सी पोस्ट हैं जो भी निकली, जो अब निकली हुई? तो जैसा कि मैम हमारे यहाँ पर जो इसका है हिरार्ची है कि सबसे लोअर पोस्ट हमारे यहाँ नर्सिंग ऑफिसर की होती है, उसके बाद एसएनओ होता है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर होता है, उसके बाद नर्सिंग सुपरडेंट एंड फिर सीएनओ होता है। ओके। तो हमारे यहाँ के नर्सिंग ऑफिसर्स की तो बहुत सारी पोस्टें वैकेंट हैं और रिक्वायरमेंट भी है। दूसरा उसके बाद एसएनओ की पोस्टें भी बहुत वैकेंट हैं, यहाँ पर और क्रिएशन होना चाहिए पोस्टों का। साथ ही जो एएनएस की पोस्ट है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरडेंट, जो कि हर फ्लोर पे होना चाहिए। यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में जेएनएमसीएच के अंदर ओनली 2 पोस्टें हैं, वैकेंसी 4 मतलब क्रिएटेड पोस्ट हैं 4, जिनमें से 2 फिल हो रखी हैं, बाकी की वैकेंट हैं। जो एक नर्सिंग का देख रही हैं और दूसरा है कि वो एमटीएस स्टाफ होता है उसको देखती हैं। तो यहाँ पर एएनएस की पोस्ट भी हम वैकेंट ही मानते हैं, और जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको जल्दी फिल करें। और जो इसका प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर तो ये कि एग्ज़ाम बेस होता है और कुछ प्रमोशन के द्वारा होती हैं, जो कि एएनएस है, एनएस है और एसएनओ पोस्टें हैं, जो कि 50% जो प्रमोशन से फिल होती हैं, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल होती हैं। तो यहाँ पर अभी वो प्रोसेस में ही नहीं लाया गया है, तो देखते हैं, होप्स उम्मीद है। थोड़ी स्लो है, बहुत स्लो है, थोड़ा नहीं बहुत स्लो है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशन के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं। अब तक की जो आप कोशिश कर रहे हैं उसमें कितनी कोशिश आपको कामयाब दिख रही है? काम 60% 70% रेशो में? नहीं मैम, अभी कोशिश तो हमें कामयाब नहीं लग रही है, बिकॉज यहाँ का जो प्रशासन है वो बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा, कि या वो चाह नहीं रहा है, या फिर जब भी हम उनसे कुछ सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो एक्चुअली क्या है कि ऑटोनोमस बॉडी के अंदर आता है और दूसरा यूजीसी से फंडेड है, तो वहाँ से वो पोस्ट क्रिएट करने में बड़े प्रॉब्लम हो रहा है, कि ये कहते हैं कि वहाँ से पोस्ट हमें फंड नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आपका विजन क्या है? नर्सिंग एसोसिएशन का विजन मैम हमारा तो यही है कि हम बेहतर से बेहतर एक अच्छी क्वालिटी वाली नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर पाएँ, और एक अच्छा जो नर्सिंग जो कम्युनिटी है, हमारी नर्सिंग कम्युनिटी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन हो, अच्छी स्किल्स डेवलप करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंसेज हों और इन सर्विस एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाए जाएं, और जो कि हमारे और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वहाँ पर क्या है कि इन सर्विस एजुकेशन के लिए लीव मिलती है, एनओसी मिलती है, वो हमारे यहाँ नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। जब भी कोई एनओसी मांगने के लिए जाता है तो यही जवाब आता है कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एनओसी अभी नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो उनका कैरियर प्रोग्रेशन जहाँ वो जिस पोस्ट पे लगे थे या जिस एजुकेशन एलिजिबिलिटी के साथ वो आए थे, वो वहीं की वहीं रुके हुए हैं, जबकि हमारे साथ वाले हैं वो एमएससी कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, बट हम जहाँ जैसे आए थे वही हैं, बिकॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एनओसी नहीं मिला। जागरूकता की कमी मानेंगे कि देखिए आप फेडरेशन में एक अच्छी पोस्ट पे, एक अच्छे पद पे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी लोग जुड़े हुए हैं जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो काफी लोग हैं या तो वो जागरूक नहीं है, या कुछ लोग किसी भी डर की वजह से या कुछ भी असहज कैटेगरी, क्योंकि जब हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव तो हम पे पड़ता है, तो प्रभाव के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यस मैम, प्रभाव तो बहुत है यहाँ। कुछ लोग पहले बोलना नहीं चाहते थे, जब तक हमारी एसोसिएशन नहीं थी, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल नहीं करता था कि हमें एनओसी क्यों नहीं दे रहे हैं या हमारा जो राइट है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। बट जब से हमने ये हमारा एसोसिएशन बनाया है कि हम उनसे एडमिनिस्ट्रेशन से हर सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है, हमें हमारी एनओसी क्यों नहीं मिल रही है, या फिर हम अपना एजुकेशन फर्दर एजुकेशन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई डर नहीं है उनसे। अब कोई वैसा नहीं, क्योंकि हमने एसोसिएशन का जो मेन मोटो था बनाया इसीलिए कि हम अपने हक के लिए लड़ सकें। तो मतलब संगठन में आप कार्यरत वर्क हो रहा है। चौधरी जी, मैं ये जानना चाहूंगी, ये कहना चाहूंगी, नर्सिस को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्या वो जो रीढ़ की हड्डी है वो खुद को सपोर्ट दे पा रही है? जी मैम, नर्सेज को रीढ़ की हड्डी माना जाता है हेल्थ सेक्टर के अंदर। रीढ़ की, जैसे कि हम कहते भी हैं, अब WHO भी मानता है कि डॉक्टर को
हॉस्पिटल का ब्रेन माना जाता है और नर्सेज को हार्ट माना जाता है। इन केस ब्रेन काम करना भी बंद कर देता है तो हमारा हार्ट बॉडी को सर्वाइव करता है कि लंबे टाइम तक बॉडी हमारी ऐसा है कि डेथ नहीं होती है। अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो डेफिनेटली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इंसान बच जाए। तो रीढ़ की हड्डी या हार्ट हम दोनों कह सकते हैं नर्सेज को। नर्सेज के बिना हॉस्पिटल या हेल्थ सेक्टर में पेशेंट केयर की उम्मीद करना ना सोच भी नहीं सकते हैं हम। तो ये है कि हमारी नर्सेज हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं ज़रूर, लेकिन अभी उनकी खुद की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। उनके कितनी सारी बीमारियां से जकड़ा हुआ है, किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम हो रखी है, मोस्टली स्पाइनल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स का जो मेन रीजन है नाइट ड्यूटी। तो नाइट ड्यूटी जो कर रही स्ट्रेस इज द मेन प्रॉब्लम। यस मैम, नाइट ड्यूटी में एक्चुअली क्या है कि और जगह हम अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो 40-50 की एज के बाद नाइट ड्यूटी नहीं करवाते हैं वहाँ पर। उनको मॉर्निंग शिफ्ट में या फिर किसी लाइट वार्ड में ड्यूटी करना पड़ता है। लेकिन अभी हमारे सीनियर स्टाफ्स हैं वो कंटिन्यू जब तक वो रिटायर होते हैं, रिटायर्ड के डेज भी वो नाइट ड्यूटी करके रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ये बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है कि वो खुद की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है अभी तो उनका। क्या रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको सरकार की तरफ से प्राप्त हो रही हैं? नहीं मैम, अभी तो एक्चुअली पहले तो ऐसा था कि ओपीएस मिलता था, अभी ओपीएस भी बंद हो गया है। तो अभी तो ऐसी कोई सुविधा है नहीं कि रिटायरमेंट के बाद हम किसी दूसरे उसमें कर पाएँ। अगर स्किल्ड है पर्सन तो रिटायरमेंट के बाद अपना कुछ प्राइवेट जॉब या प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर्स के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वगैरह या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे वो अपना काम कर सकता है। बट गवर्नमेंट की साइड से ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद आपको पोस्ट मिल जाएगा या वैसा। नर्सेज केवल एक स्ट्रेस वर्कलोड का ही नहीं, वो हरिशमेंट भी झेल रही है, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव है, जैसे कि आपने देखा होगा केसेस में। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यस मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि हरासमेंट तो हर जगह हो रहा है और यहाँ पर नर्सेज का हरासमेंट तो इसीलिए हो रहा है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से हरासमेंट ये जो मेंटली ट्रॉमा देता है कि हमारा करियर प्रोग्रेशन नहीं है, तो मेंटली टॉर्चर जरूर करता है कि मेरा अभी तक प्रमोशन हो चुका होता, मैं एसएनओ बन गया होता, बट एडमिनिस्ट्रेशन की कमी मान लो या सरकार की कमी मान लो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि शारीरिक शोषण अपनी जगह है लेकिन मानसिक शोषण उससे भी ज्यादा खतरनाक है? बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा मानसिक ही है। अगर मानसिक मेंटली फिट नहीं है बंदा तो किसी भी तरीके से हर काम को वो परफेक्टली नहीं कर पाएगा। तो मेंटल टॉर्चर तो हो ही रहा है, साथ में शारीरिक शोषण जो कि फिजिकल हरासमेंट है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से। अभी आपने भी न्यूज चैनल्स के साथ साथ देखा होगा, वीडियोज भी वायरल होती हैं कि कईयों के साथ मारपीट भी हो जाती है। वो मारपीट इसलिए होते है कि वहाँ पर पेशेंट्स हैं बहुत सारे और काम करने वाला है एक बंदा। तो एक बंदा अगर 2 पेशेंट एक साथ या 2-3 पेशेंट एक साथ क्रिटिकल हो जाते हैं तो वो एक ही बंदा एक पेशेंट का काम कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट, अगर मेरा पेशेंट होता तो मैं भी हाइपर होऊंगा डेफिनेटली, तो वो पेशेंट के साथ वाले हाइपर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में उनको फिजिकल ट्रॉमा, फिजिकल हरासमेंट ये सब सहना पड़ता है। और हम सब पेशेंट के साथ वालों से भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखे कि हमारे 2 ही हाथ हैं, हम एक ही साथ एक काम कर पाएंगे, सबका एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपना 101% देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे पेशेंट का परफेक्ट माइनस में क्यों जाना चाहेगा? यस डेफिनेटली। हाँ, तो पेशेंट के साथ वालों से भी हम यही करते हैं कि वो थोड़ा पेशेंस रखें और हम हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हम दे पाएंगे। धन्यवाद रिंकू जी, आपसे बात करके हमें बेहद ही खुशी है। थैंक यू मैम।